So welcome to the second part of NCF, that is National Curriculum Framework. This is मेघा यादव एंड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है NCF के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड कुछ बातें जो NCF के द्वारा बोला गया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे हमने. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो वॉच इट. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरियाज जो कि हैं सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स, जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले बात आती है सोशल साइंस की कि सोशल साइंस के बारे में क्या बोला गया है एनसीएफ के द्वारा. सो एनसीएफ ने कहा कि जो प्राइमरी लेवल के क्लासेस होते हैं या बच्चे जो छोटे होते हैं उन्हें नेचुरल या सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना है, लेकिन इलस्ट्रेट करके, मतलब कि सामने से दिखा के चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को दिखा के बताना है या पढ़ाना है. इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग कि छोटे बच्चों को अगर एक टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो आपको पढ़ाना है, तो आप बच्चों को थियोरेटिकली क्लास में ही बताने के साथ साथ अगर आप उन्हें स्कूल के गार्डन में ले जाके सामने से एक पेड़ के पास जाके वहाँ पे अब अगर आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाओगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, मतलब जो चीज़ें उन्हें सामने दिखती है वो उन्हें ही समझ पाते हैं. तो ये हो गया एक एग्जांपल कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को इलिस्ट्रेट करके पढ़ाना है चीज़ों को. नाउ इन क्लास 3 to 5th में इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस को पढ़ाना है या बच्चों को इम्पॉर्टेंट एक फोकस दिलवाना है उसके ऊपर कि इन्वायरमेंट होता क्या है, हमारा नेचर क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इसे बचाना है हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए. अब अपर प्राइमरी लेवल जो होता है दैट इज़ क्लास 5th and 6th, इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे सोशल साइंस में वो होंगे हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. नाउ द सेकेंडरी पार्ट जो होता है दैट इज़ क्लास 9 to 12th, इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे सोशल साइंस से रिलेटेड वो होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगे साथ में. अब बात आती है साइंस की. तो साइंस में ये कहा गया साइंस के लिए कि साइंस को ना कि सिर्फ कंटेक्सचुअल या फिर बुकिश बनाया जाए या टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड बातों को पढ़ाया जाए, इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाना चाहिए या कर सकते हैं हम लोग, जो कि है सोशल एविल्स को हटाना, एलिमिनेट करने में. जो सुपरस्टिशंस, इनजस्टिस हो रही है, पॉवर्टी है, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सब चीज़ों को हटाने में साइंस बहुत हेल्प करता है और एक वननेस लाने के लिए, मतलब मानवता में एकता लाने के लिए. साइंस को और भी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए, यानी कि बच्चों को मेहनती बनाता है साइंस, पेशेंस यानी कि सहनशील बनाता है उन्हें, और इंटेलेक्चुअल होते हैं बच्चे इनसे. रोड लर्निंग जो है, रट्टा मार के पढ़ाई, उसे हटाना है, उसे रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे हमें एक्सपेरिमेंट्स लाने हैं, क्रिएटिविटी लानी है, ह्यूरिस्टिक्स लाने हैं, जिससे बच्चों में जो है वो इंटरैक्टिंग पावर बढ़ेगी, वो अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे. अब मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैथमेटिक्स की. इसमें बोला गया है कि हमेशा चीज़ों को डेवलप करने की या मेकिंग एटीट्यूड बनाना है आपको, ना कि डिस्ट्रॉय करने की. लर्न करना है, इन्जॉय करना है, और फियर, सबसे बड़ी बात कि फियर को हटाना है बच्चों से. बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र से ही मैथ्स से डरने लगते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं कि नहीं मेरे से सॉल्व नहीं होगा. तो इस एटीट्यूड को हटाना है और उन्हें लड़ने की, एक कह सकते हैं कि कला को डालना है कि कोई भी चीज़ से वो डरे ना. ये एटीट्यूड जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करे कि चीज़ों को हमें खुद से हैंडल करना है, उनसे डरना नहीं है. मीनिंगफुल बनाना है कोई भी चीज़ को, लेस स्ट्रेस्ड होना है, इंटरेस्ट को अरेस्ट करना है, बच्चों में इंटरेस्ट और से ज़्यादा जागरूक करना है. जैसे कि इसे हम कर सकते हैं प्राइमरी लेवल से ही. जैसे अगर आपको शेप्स पढ़ाना है, डिफरेंट शेप्स, तो आप बस बोर्ड में बता देते हो कि हाँ ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इससे बच्चे उतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं. अगर हम उन्हें रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे कि ये देखो ये इस पर्टिकुलर शेप को ट्रायंगल बोलते हैं, एक बॉक्स दिखा के कि ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो इससे वो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं चीज़ों को और वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही हैं. तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे इंटरेस्ट में बदलना है, इनकलकेट करना है उनके अंदर. मैथमेटिक्स को डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ करना है मैथमेटिक्स में. करिकुलम जो है वो प्ले वे मेथड से एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी में जाना चाहिए, मतलब प्रोग्रेस होते रहना चाहिए. खेल कूद से आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करो, मतलब कि उन्हें इमेजिन कर सके कि जो हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस,
तो ये सारी चीज़ें। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में कि एनसीएफ में बोला गया कि टीचर को है वो हमेशा फैसिलिटेटर या सपोर्टर होना चाहिए, हमेशा रेडी होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए या कोई भी नॉलेज को बांटने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए। लर्नर सेंटर्डनेस बनाना है पढ़ाई को, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम हमारा। एक्टिव लर्नर्स को हमेशा इंगेज करके रखना है, ऐसा नहीं है कि वो बोर हो जाए क्लास में और फिर पढ़ना छोड़ दे या फिर इंटरेस्ट ना लेने लगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि चीज़ें समझ आनी चाहिए, जो मैंने अभी बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से ज़्यादा छोटे बच्चे कॉन्क्रीट थिंकिंग कर पाते हैं, यानी कि जो सामने दिखता है वो उसे समझ पाते हैं। तो इस तरह से छोटे बच्चों को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है चीज़ों को लेकर। लर्निंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी कि पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करने देना है उन्हें, ताकि वो डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाए। अब बच्चों की जो है वो एक्सपीरियंसेस को भी आपको ध्यान में रखना है, उनसे इंटरेक्ट करते रहना है कि वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किस ओर जा रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करने होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम शेड्यूल हमारा, या फिर स्कूल टाइमिंग कह सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। So the first one is, according to NCF 2005, the role of a teacher has to be एक रोल, टीचर का रोल क्या होता है NCF 2005 के अकॉर्डिंग। ये चाइल्ड पेडागोजी में पूछा गया है क्वेश्चन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्टेटोरियल, परमिसिव, फैसिलिटेटिव, अथॉरिटेटिव। तो ये हमने अभी देखा था कि टीचर जो है हमेशा फैसिलिटेटिव होना चाहिए, मतलब हमेशा रेडी होना चाहिए किसी भी बच्चों को कोई भी फैसिलिटी देने के लिए, या तो उसके डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो या कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर हमेशा रेडी होना चाहिए उसे समझाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, एट द अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज यानी कि क्लास 5th एंड 6th अपर प्राइमरी, ओके। 5th एंड 6th क्लास में सोशल साइंस की कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005, जो हमने अभी देखा था। सो द राइट ऑप्शन विल बी, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, नो। सेकेंड ऑप्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, येस दिस इज द राइट वन। एज वी कैन सी, ये हमने अभी पढ़ा था, अपर प्राइमरी लेवल में सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो द नेक्स्ट वन, the National Curriculum Framework 2005 recommends that teaching of science at upper primary stage again class 5th and 6th should emphasize maximum on, मतलब साइंस टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए क्लास 5th एंड 6th में। सो द ऑप्शंस आर, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, सेकेंड वन मेमोराइजिंग ऑल साइंटिफिक टर्म्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, थर्ड answering all questions given in textbook exercises, and the fourth one improving students performance in examination। so आप ऑप्शन से भी चीज़ों को समझ सकते हैं और कट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। सो द फर्स्ट वन कि क्लासरूम लर्निंग को आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करना है, बच्चे रिलेट कर पाएँ तब वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे सब्जेक्ट को। सो ये सही है हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स। Which one of the following is not an objective of teaching mathematics at primary level? मतलब प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 to 5th में इनमें से कौन सा एक मैथ्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू NCF 2005। सो द फर्स्ट ऑप्शन, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मतलब छोटे बच्चों को प्रिपेयर करना है कि हायर लर्निंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो हायर लेवल का पढ़ाई कर सके और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स बनाए, यानी कि एक्स और वाई वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो इमेजिन करके बनाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस, मैथमेटिक्स को बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा जाए। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। सो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सो द राइट वन इज़ फर्स्ट वन, कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर हायर लेवल का पढ़ाई करवाया जा सके। तो ये तो हमें नहीं बताया गया था प्राइमरी लेवल पे तो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कॉन्क्रीट थिंकिंग या कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ाना होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। So the next one is,
इन सोशल साइंस द रिसेंट NCF पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एम्फेसाइजेस, एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो हुए एग्ज़ाम के बारे में नए नए जो अपडेट्स किए गए उसमें सोशल साइंस के अकॉर्डिंग सोशल साइंस में NCF के अकॉर्डिंग क्या किया गया था इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम्स। ओपन बुक एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक या रिसोर्स ले जाने की परमिशन होती है। कंटिन्यूस असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन कंटिन्यूसली होना चाहिए कि बच्चे कैसा परफॉर्म करें, कितने मार्क्स ला रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए या इवेल्युएट किया जाए। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट वाइल टेस्टिंग, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज किया जाए हर बार एग्ज़ाम के या टेस्ट के वक्त। सो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस कौन से सही लग रहे हैं। सो द ऑप्शन सेकेंड वन सीम्स करेक्ट। सो कंटिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए हमेशा पूरे साल के लिए कि ताकि बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चल सके कि वो कहाँ पे उसे प्रॉब्लम हो रही है, कौन से एरिया या कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में उसे दिक्कत है या कौन सा उसका स्किल वीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।